एक इंटरेस्टिंग चीज हमारे बाजार में चल रही है, जो दो सवाल है, मैं कंबाइन करके पूछता हूँ बट आप अपनी तरह इसको आंसर करें सर। कल भी हमने देखा शुरुआत के लिए ठीक था, संकेत थे, कुछ ऐसी खराब नहीं थी, ठीक रहे हम दिन भर, बट फिर एंड में आप 25,000 के नीचे ही बंद हुए और सेकंड हाफ तो पूरा कंसोलिडेशन में ही गया और काफी दिनों से दिख रहा है हम ऊपर टिक नहीं पा रहे हैं। तो इस पर लोग दो तरह से कंफ्यूज हो रहे हैं। हम लगातार ऊपर टिक नहीं पा रहे हैं, अच्छी शुरुआत के बाद भी नहीं टिक पा रहे हैं, बुरी शुरुआत के बाद भी कुछ ज्यादा एक्शन नहीं हो रहा है, तो इसे कैसे समझें? ये बाजार में दिखा रहा है कि खरीदने की चाह नहीं है और थोड़े वीक बाजार यहां से दिख रहे हैं, या फिर आप ऊंचाई से 5% गिरे हैं और उसके बाद कंसोलिडेट कर रहे हैं, ना ज्यादा आप गिर भी रहे हैं, इन लेवल से 25,000 के इर्द गिर्द रहते हैं, तो ये भी दिखा रहा है कि बाजार पर इन स्तरों पर स्टेबिलिटी भी है और यहां से और गिरने को तैयार नहीं है। कैसे देखना है इसको? दिस इज क्वेश्चन ऑफ द मंथ। ऑफ द मंथ? हाँ, क्वेश्चन ऑफ द मंथ। थैंक यू। बहुत बढ़िया सवाल है और ये सवाल एक्चुअली है ना इतना परफेक्ट है कि सब लोग यही सोच रहे हैं इस वक्त। जी, मतलब हम कर क्या रहे हैं, फंसे हुए क्यों हैं? फंसे हुए क्यों हैं? करेक्ट। ना घटते ना बढ़ते हैं। एग्जैक्टली। है ना, घटने की सोचते हैं तो बढ़ जाते हैं, बढ़ने की सोचते हैं तो घट जाते हैं, तो फंसे हुए क्यों हैं? और जब फंसे हुए तो इसका मतलब क्लियर कट है कि कुछ चीजें अच्छी लग रही होंगी, कुछ कम अच्छी, राइट, कुछ खराब लग रही होगी, कुछ कम खराब लग रही होगी, राइट। तो चलो पहले अच्छी से शुरुआत करते हैं कि अच्छी चीजें क्या है जो बाजार को तेजी से घटने से रोक रही है। भाई हम घटे तो हैं थोड़ा ऊपर से, लेकिन ऐसा क्या है जो हमें जोर से नहीं गिरने दे रहा? करेक्ट। नंबर 1, अमेरिकी बाजार लाइफ हाई पर है। मैं बार बार बोलता हूं, जब तक अमेरिका में मंदी नहीं आएगी आप खुलकर हिंदुस्तान में मंदी कर ही नहीं सकते। यस। कितने ही जोर लगा लो आप, एक लिमिट से ज्यादा नहीं गए। हमारी इकोनॉमी मजबूत है, हमारे वैल्यूएशंस महंगे हो सकते हैं, हमारे लेवल हाई हो सकते हैं, लेकिन हमारे वैल्यूएशन ऐसे नहीं कि जिसके दम पे मंदी आ जाए। करेक्ट सर। भाई एक तो वैल्यूएशन ये होता है कि जिसके दम पे आप और जल्दी से नहीं खरीदोगे, या आपको खरीदना तो 1 साल का नहीं 3 साल का व्यू रखना पड़ेगा। महंगे वैल्यूएशन का मतलब यही हुआ ना। महंगे वैल्यूएशन का मतलब ये नहीं कि डी ग्रोथ में नेगेटिव ग्रोथ आ रही है और आप घट जाएंगे, मंदी में चले जाएंगे, ऐसे वैल्यूएशन नहीं है। सो और जब तक इसी वजह से हल्के फुल्के करेक्शन आ सकते हैं, लेकिन जब तक अमेरिकी बाजार लाइफ हाई पर और अच्छी मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे हैं, हमारे बाजार ज्यादा घट नहीं सकते। पहला पॉजिटिव। दूसरा, इजराइल इरान के बीच में तनाव तो चल रहा है, लेबनान वगैरह, हिजबुल्लाह सब कुछ है, लेकिन पिछले हफ्ते 10 दिन से आप बताओ, अब तो हमने हेडलाइन भी लेना बंद कर दिया। हाँ, बात ही नहीं हो रही। अभी तो हालत ये है, यदि पहले दिन जब 2-4 बम गिरा था, पहले दिन वो 200 मिसाइल डाल दी थी, इन्होंने डाली उन्होंने डाली, तब कोई एक नहीं मरा, एक भी कहीं, सब हवा में काम हो गया। यस सर। इसने डाली उसने निपट गए। करेक्ट सर। आज की तारीख में रोज 50 से 100, 150, 200 लोग मर रहे हैं वहां पर। कुछ मार्केट में फर्क पड़ रहा है? नॉट दैट इट इज गुड, इट इज रियली बैड। ना हो लड़ाई झगड़ा कहीं भी दुनिया में, कहीं भी ना हो, वो हम भी चाहते हैं, लेकिन मार्केट के एंगल से देखिए, पहली मिसाइल दागने पे फर्क पड़ता है जी, और सैकड़ों लोग मरने पे फर्क नहीं पड़ता। करेक्ट। सिमिलर सेम चीज आपको ध्यान हो, कोविड का पहला केस आया था, मार्केट की हालत खराब हो गई थी। केरल में पहला केस, और जिस दिन लाख लाख केस आते थे मार्केट बढ़ता था। सो मार्केट को जब चीजें पता चल जाए और तनाव नहीं बढ़ने का संकेत भी बाजार के लिए एक तरह से पॉजिटिव है। तीसरा पॉजिटिव क्या है, इन सारी चीजों के बावजूद कच्चा तेल आपका 74 पे ही है। समझो ये अगर ओपेक की तरह 3 बार लगातार कच्चे तेल का आउटलुक वो अगर कम नहीं करते डिमांड का, तो कच्चा तेल इस तरह के माहौल में तो 100 के ऊपर होना चाहिए। करेक्ट। तो हम इतने खराब माहौल में भी कच्चा तेल हमारे लिए, हमें तो सबसे बड़ा इकोनॉमी रोज पैसे देने पड़ते हैं तेल खरीदने के, तो हमारे लिए तो बढ़िया है कच्चा तेल नीचे। तो ये अच्छा, एक और इंडिया के लिए अच्छी चीज है, अब कच्चे तेल पे हम खाली गल्फ पे डिपेंडेंट नहीं है, हमने रशिया ढूंढ लिया, कर लिया, वहां से भी तेल आराम से मिल रहा है। तो समस्या नहीं भाई, दोनों के बीच में कंपटीशन है ना, है। और गल्फ वालों को भी समझ में आता है कि अगर हम ज्यादा महंगा बेचेंगे तो उधर से ले आएंगे। करेक्ट है ना। तो, और इंडिया बड़ा कंज्यूमर है, और इंडिया बड़ा कंज्यूमर है क्योंकि देखो अमेरिका तो सेल्फ डिपेंडेंट है, उनको कच्चा तेल इंपोर्ट ही नहीं करना पड़ता, तो अमेरिका के लिए ट्रिगर खत्म हो गया। बाकी खरीदने वाले बड़े देश कौन है? हम और चीन। चीन की इकोनॉमी ढीली है, तो वहाँ इकोनॉमी जब तक मजबूत नहीं होगी उनको ज्यादा जरूरत पड़ेगी नहीं। हम खरीदते हैं, अब हमने दो के बीच में कॉम्पिटिशन करा दिया, एक तरफ मिडिल ईस्ट है, एक तरफ आपका रशिया है। सो कच्चे तेल का दाम भी हमारे लिए बड़ा पॉजिटिव है। और सबसे बड़ी बात है कि जितना एफआईज भर भर के बेच रहे हैं उतना लोकल फंड्स मुकाबला कर रहे हैं डट के। ये 4 कारण ऐसे हैं जिनकी वजह से हमारे भारतीय बाजार ज्यादा घट नहीं रहे, ये पॉजिटिव। अब आगे, लेकिन हम बढ़ भी नहीं पा रहे, जो आपका सवाल है बहुत सही है। अटके हुए भी हैं, थोड़ा ऊपर से नीचे भी आए। इसके कारण देख लीजिए, पहला, इजराइल का तनाव कम हुआ है, खत्म नहीं हुआ।
जब तक खत्म नहीं होगा तब तक आप चैन से नहीं। अब वो खत्म होगा नहीं होगा, या जब तक उसकी खत्म होना नहीं होना छोड़ो, ये संभावना जिस दिन खत्म होगी, अभी तक लगभग खत्म है, लेकिन ये संभावना जिस दिन खत्म होगी कि ये इनके तेल ठिकानों पर और न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला नहीं करेगा। जैसा आज भी रशिया यूक्रेन खत्म नहीं हुआ, लेकिन अब हम फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अब ये समझ में आ गया ये एक दूसरे के ऊपर न्यूक्लियर अटैक नहीं करने वाले, छोटे मोटे लड़ते रहेंगे लाइफ लॉन्ग। अब इनकी परमानेंट खानदानी दुश्मनी होती है ना, ये 4-5 पीढ़ियों तक चलती रहती है, ये वैसे लड़ते रहेंगे आपस में। तो इजराइल ईरान भी अगर उस खानदानी दुश्मनी की तरह रोज 2-4 बम इधर उधर गिरा दें, कर दे, कब मूड आया आज गिरा दिए, कल गिरा दिए, वो इंडिया पाकिस्तान की तरह है, तो लड़ते रहेंगे। खानदानी दुश्मनी चल रही है 75 साल से, ठीक है ना, वो वैसी चलती रहे तो कोई, लेकिन जब ये सेंस मिलेगा कि भाई अब पूरा खत्म हो गया, इसको देखने की जरूरत नहीं कि किसी भी हिसाब से ऑयल और न्यूक्लियर साइट्स पे हमला नहीं होगा, तब जाके आपके बाजार चलेंगे, तब तक नहीं चलेंगे जोर से, पहला। उसके अलावा एफआई ने इस महीने बड़ी बिकवाली की, इसको मैं आगे विस्तार से और समझाऊंगा। तो वो एक दूसरा कारण है कि हम बढ़ नहीं पा रहे। बड़े बड़े आईपीओ 28,000 करोड़ का ये लेके जा रहा है पैसा, आपका हुंडई, स्विगी आ रहा है, वारी आ रहा है, बहुत सारे बड़े बड़े आईपीओ आ रहे हैं, लाइन में है इस महीने, उनमें पैसा जाना, तो नेचुरली सेकेंडरी मार्केट में जो पैसा आ सकता था थोड़ा उधर तो जाता ही है। नतीजों का सीजन ढीला है, अभी तक एक भी रिजल्ट तोड़फोड़ नहीं आया है। एक कैश का एंजल वन को छोड़ दो, बाकी किसी वायदा कारोबार के रिजल्ट में ऐसा मजा नहीं कि जिसमें कूद के आप डांस करो, वाह ये स्टॉक तो 5 से 10% चलने लायक रिजल्ट दिए, ऐसा कहीं है नहीं, और आगे भी उम्मीदें नहीं है इस बार। मजे की बात है, पिछला रिजल्ट सीजन देखने के बाद सबने ढीले हो गए। और रिटेल का जोश है ठंडा, 2 वजह से। एक देखो, रिटेल का जोश ठंडे से मतलब ये नहीं कि रिटेल का जोश, म्यूचुअल फंड में पैसा आ रहा है अभी तक, वहाँ दिक्कत नहीं है, लेकिन पहली बार 38,000 करोड़ से 34,000 करोड़ आया, 4,000 करोड़ घट कर आया, डी ग्रोथ है। पैसा ज्यादा आया है, लेकिन पिछले महीने के मुकाबले कम ज्यादा आया, दोनों में फर्क है। आ तो रहा है, 34,000 करोड़ फ्रेश आया, यही पिछले महीने में 38,000 करोड़ आया था। एसआईपी बढ़कर आ रही है, तो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स तो डटे हुए हैं, लेकिन रिटेल में जो मार्केट में सीधे सीधे तौर पर शेयर खरीदते बेचते हैं, उनकी रोटेशन नहीं हो रही है। एक शेयर लेके फंस गए, अब बैठे हैं, इसका भाव आए बेचो तो दूसरा लूं। और जब क्या पैसा बनता है, या जब तक आपका वो साइकिल चलती रहती है ना, तब तक मजा आता है। अब देखिए वॉल्यूम से कम हो रहे हैं इसी वजह से, सो आई थिंक थोड़ा रिटेल का जोश ठंडा है, इस वजह से भी बाजार थोड़े सेल के हैं। ये दोनों रेंज है जिसकी वजह से बाजार फंसे हुए हैं थोड़े। राइट सर।